हिलाना मत, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने जो पढ़ा था वो था केपलर का प्रथम नियम। और जो केपलर का प्रथम नियम था वो क्या था बताइए, थोड़ा हम भूल गए हैं। केपलर का प्रथम नियम क्या हुआ करता था? उसे हम लोग कुछ कहते थे। मैंने बताया था कि इसका प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि केपलर का प्रथम नियम किसे कहते हैं, बताइए क्या था? कक्षाओं का नियम था। तो आपने बताया था कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर। और सूर्य उनके दीर्घ वृत्त के जो कक्षा है दीर्घ वृत्ताकार, उसके कहां पर होता है? फोकस में। फोकस का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है? नाभि, ठीक है। फोकस एक अंग्रेजी शब्द है। दीर्घ वृत्त में दो नाभियां पाई जाती हैं और उसमें से किसी एक नाभि पर सूर्य हमारा है और उसके चारों ओर बाकी सारे के सारे प्लैनेट क्या लगा रहे हैं? चक्कर। तो केपलर का प्रथम नियम किसका है? कक्षाओं का नियम है। और इस नियम के अनुसार आपने ये समझा कि सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद आता है केपलर का द्वितीय नियम। केपलर के द्वितीय नियम को हम बोलते हैं क्षेत्रफलीय चाल का नियम। क्षेत्रफलीय चाल का नियम का मतलब क्या है? देखो, पहले ये समझो, ये ग्रहों से संबंधित मामला है। और ग्रहों से संबंधित मामला जो होता है वो ऐसा नहीं कि केपलर जाके एग्जैक्ट सेंटीमीटर और पटरी लेके नाप नूप के सब लिखा है क्षेत्रफलीय चाल के लिए। ये ऑब्जर्वेशन पे आधारित है और इतनी बड़ी गणनाओं में छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही मेहनत के बाद आई हैं। केपलर ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया होगा, बहुत सारे परीक्षण लिए होंगे, उनकी स्थितियों को, ग्रहों को आकलन किया होगा। उसके बाद जो उसे दिखा उसी के आधार पर उन्होंने क्या लिख दिया? नियम। तो ये जो नियम है वो कैसा नियम है? एक्सपेरिमेंटल। यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद बताया कि ये नियम है। बात समझ में आया? बहुत सारे प्लेनेट ऐसे हैं जिनका अभी मैं एक आंकड़ा देख के बताता हूं, एग्जैक्ट आंकड़ा आपको, सही आंकड़ा बताता हूं। इसमें दिया होगा, मैं परिक्रमण काल के बारे में बताता हूं, किसी के भी परिक्रमण काल के बारे में। जैसे हमारे पास प्लूटो है, ठीक नहीं? आपकी किताब का आंकड़ा है, प्लूटो का परिक्रमण काल है 248 वर्ष, आप समझिए पहले। और नेपच्यून का है 165 वर्ष, यूरेनस का है 84 वर्ष। अब आप सोचिए पहले, अगर यूरेनस जैसे ग्रह का अगर कोई वैज्ञानिक अध्ययन करे तो एक चक्कर पूरा लगाने में देखते देखते तो बेचारा वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो खगोलीय गणनाएं हमारे लिए कठिन क्यों है? क्योंकि उनमें एक्सपेरिमेंट करते भी हैं तो भी उसमें जो लगने वाला समय है वो काफी लंबा है। अब प्लूटो जैसे इतने लंबे समय में 200 साल से ज्यादा समय लगा ले रहा है एक चक्कर पूरा घूमने में। बताओ, 2-3 पीढ़ियां निकल जाएंगी एक्सपेरिमेंट करने में। मैंने क्यों कहा कि केपलर के लिए चीजें आसान हो गई थी थोड़ा? क्यों? क्योंकि उनको टाइके ब्राहे का क्या मिल गया था? ऑब्जर्वेशन। नियम नहीं, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि टाइके ब्राहे ने ग्रहों संबंधित गतियों को 20 साल तक देख के आंकड़ों को लिखा था, इसलिए उनके लिए आसान हो गया कि हाँ, हम आगे और क्या कर सकते हैं। उनका वो 20 साल बच गया ना, क्योंकि अगर आपको एक्सपेरिमेंट का डाटा मिल गया तो उस डाटा के हिसाब से काम कर सकते हैं। और आज हमारे पास क्या है? अनुमान। अनेक से अच्छे अच्छे डिवाइस जो ग्रहों के पथों से लेके चक्कर लगाने से लेके हर एक चीज की सटीक गणना देके हमें दे देते हैं। गणना करेंगे और हमें मिल जाएगा। हमारे पास अच्छे किस्म का सुपर कंप्यूटर है। देखिए, आज हमारे पास बारिश से संबंधित जानकारी कितनी सटीक मिलती है, पहले ये हमारे पास नहीं थी। सुनामी से लेके चक्रवात से लेके ये सारी जानकारियां अब भारत सरकार को एकदम आने से पहले, कुछ समय पहले मालूम चल जाता है। वो अनुमान लगा के बता देता है कि मौसम में ये दशाएं हैं, इतनी तेजी का चक्रवात आ सकता है, सुनामी आ सकती है। तो हमारे यहाँ की एनडीआरएफ की टीमें जाती हैं और तटों को पहले से ही खाली करा लेती हैं, जिससे जनधन की कम से कम हानि होती है। पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे पास नुकसान था। तो आज इसलिए हमारे पास खगोलीय गणनाओं को समझना, उनका अध्ययन करना आसान है, क्योंकि हमारे पास आज एक से बढ़ के एक बेहतर डिवाइस है जो उनकी हर एक हरकत को, उनके पहले से लेके उनके आगे तक के पथ को ट्रैक करने की क्षमता रखती है। ठीक है? लेकिन तब के जमाने में अगर कोई आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले इन ग्रहों का अध्ययन किया है तो वाकई में उसने मेहनत की है, उसने ऑब्जर्व किया है, समझा है। आज तो हम तुरंत कोई प्रैक्टिकल आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं, कल ऐसा नहीं था। पीछे वाले कल में वो वाकई में हमारे विज्ञान का बेस था, जिसके आधार पर आज हमारे पास बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन हैं। तो हमने ये कहा कि जैसे अगर मान लीजिए कि जो ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल का नियम है ये ऑब्जर्वेशन पे आधारित था,
तो केपलर ने ये देखा कि जैसे अगर मान लो कोई एक ग्रह है, वो किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। तो ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कोई प्लेनेट मान लो चक्कर लगा रहा है। बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पर एक मान लेते हैं कोई एक ग्रह है, ये चक्कर लगा रहा है। तो कुछ समय में, क्योंकि ये चल रहा है, तो अभी यहां पर है, हम कुछ देर बाद देखेंगे तो हो सकता है ये हमारा प्लेनेट यहां पर हो, और कुछ समय बाद देखेंगे, एक आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 10 घंटा बाद या 1 दिन बाद, तो हो सकता है प्लेनेट यहां पर हो। ठीक है ना? फिर कुछ समय बाद देखा तो हो सकता है प्लेनेट यहां पर, ऐसे देखा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने यहां पर 2 कंडीशन बनाई, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 से कंडीशन 2 में जाने में चलो मान लेते हैं 2 मिनट का समय लगा। जब 2 मिनट का समय लगा तो उन्होंने इस सूर्य से इस ग्रह की दूरी और सूर्य से इस ग्रह की दूरी के बीच का ये क्षेत्रफल देखा। किसने देखा? केपलर ने। ये एरिया कितना है उन्होंने निकाला। फिर उन्होंने देखा कि जब सूर्य से ये ग्रह नजदीक आ गया, अब आप सोचो पहले नजदीक क्यों आएगा? देखो ये हमारा क्या है? दीर्घवृत्त है ना भैया। और यहां पर हमारा क्या है? नाभ। वेरी गुड। यहां पर भी क्या है? नाभ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नाभ ही है। तो सोचो अगर यहां पर सूर्य है और यहां पर ग्रह है, तो ये दूरी नजदीक होगी कि नहीं होगी? और ये दूरी दूर होगी कि नहीं होगी? तो आप एक बात समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही घूम रही है। तो एक समय ऐसा रहता होगा कि हम सूर्य के ज्यादा नजदीक रहते होंगे, और एक समय ऐसा भी आता होगा जब हम सूर्य से दूर रहते होंगे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे चीजें आपको अपने आप आने लगेंगी कि कई बार दिन बड़ा रात छोटी, कई बार रातें बड़ी दिन छोटा, कई बार ठंडी, कई बार गर्मी, कई बार बरसात, मौसम परिवर्तन, सारी चीजें इन्हीं चीजों से आपको आने लगेंगी। जब चीजें लिंकअप करोगे धीरे धीरे, तो हम यहीं पे बातों को बोल के समय ना वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछली क्लासों में समय बर्बाद चला गया है। तो अब सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं हम लोग, है ना? सिलेबस भी खत्म करना है, मजा ही नहीं लेना हमें। तो ये हमारे पास सूर्य है और हमारा ये प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, तो ये दूरी ज्यादा और ये दूरी कम। तो केपलर ने देखा कि 2 मिनट में जब ये यहां से यहां गया, तो यहां वाले में 2 मिनट में ज्यादा चल लिया। ठीक है ना? और उसके बाद इसी 2 मिनट में यहां से ये यहां चला है। इस पोजीशन को 3 से हमने क्या लिख दिया? 4, बस आपको समझाने के लिए। फिर उन्होंने इसका एरिया निकाला, क्षेत्रफल निकाला। तो उन्होंने ये देखा कि अगर इसका क्षेत्रफल कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं यक्स है, तो उन्होंने देखा इसका भी क्षेत्रफल क्या है? यक्स। उन्होंने बोला हो, ये तो नई बात देखने को मिल गई। फिर उसी प्लेनेट के लिए उन्होंने फिर 1 घंटा बाद देखा, ये प्लेनेट यहां पर पहुंचा था, मान लेते हैं। और फिर वही समय अंतराल 2 मिनट, 2 मिनट में ये यहां चला गया, मान लेते हैं। फिर उन्होंने इसको यहां से मिलाया और इस वाले भाग का फटाक से उन्होंने क्या निकाला? क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल निकाला तो पता चला इसका भी क्षेत्रफल उसी के बराबर आया। और कितना आया? यस। अगर हम गिनती मानना चाहें, मान लो ये 10, ये भी 10 और ये भी 10 होता नहीं है, मतलब माना है। तो ये तीनों आपस में क्या आया? बराबर। मैं बाप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बस प्रश्न, कि यहां पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो ग्रह है वो समान समय में, कैसे? समान समय में जो उन्होंने क्षेत्रफल तय किया है वो समान है। देखो ये पतली पट्टी हो गई है, तो ये पतली क्या हो गई? ये पट्टी चौड़ी। दिख रहा है कि नहीं? इसीलिए ग्रह की स्पीड यहां पर बढ़ गई, जिससे कि क्षेत्रफल वही आए, ये भाग बढ़ जाए। अगर जितना ये चला इतना दूर, अगर यहू चला होता तो ये क्षेत्रफल ऑटोमेटिक कम हो जाता। समझ में आया ना? ये ऑब्जर्व किया, फिर बाद में उन्होंने हल करके भी निकाला। हम भी आपको हल करके दिखाएंगे, लेकिन पहले बताओ जो उन्होंने देखा वो क्या देखा? समझ में आया कि नहीं आया? कि जितने भी ग्रह हैं वो सब जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में एक प्लेनेट अपने ही चारों ओर में अलग अलग समय अंतराल पे, देखो अलग अलग भाग पे समान समय अंतराल पे क्षेत्रफल का मान क्या देता है? समान। अब आप ये मत समझ लेना कि पृथ्वी अगर 2 मिनट में चली और क्षेत्रफल आया यक्स, तो मंगल भी 2 मिनट में चलेगा तो क्षेत्रफल यक्स आएगा? नहीं, मंगल का अलग आएगा। लेकिन वो अलग अलग स्थितियों में 2-2 मिनट में उसका आपस में क्या आएगा? बराबर। और पृथ्वी का अपना अलग अलग वाले में क्या आएगा? बराबर।
तो पृथ्वी की अपनी क्षेत्रफलीय चाल नियत है, मंगल की अपनी नियत है, अन्य जो प्लेनेट मौजूद हैं उनकी अपनी नियत है। तो हमने जो बताया, पहले बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक मेन बात आपको याद रखना है कि ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल क्या होती है? नियत। नियत होने का मतलब कांस्टेंट, यानी वो समय के साथ बदलती नहीं है। अच्छा बताओ, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ऐसे आप बताइएगा हमें, 4 बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय। आपने पढ़ा है? दूरी में हमने किससे भाग किया? समय से। तो हमें क्या मिला बच्चा? ठीक है ना? देखिए आप बताते रहा करें, इससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। आप इसकी चिंता ना करें कि इसमें शोर आ जाता है रिकॉर्ड में, आप परेशान न रहिए, आपको आना चाहिए, आप चल के यहां तक आए हैं। तो हमने क्या बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है? अब अगर मैं चाल को एक शब्द से बदल दूं, क्षेत्रफलीय चाल, मैंने क्या कहा? तो हम यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल और बटे यहां क्या लिखेंगे? समय। दूरी में समय के साथ परिवर्तन हुआ तो क्या आई? चाल। क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन हुआ तो क्या आई? क्षेत्रफलीय चाल। बेसिक बात आ गया समझ में? दूरी में समय के साथ परिवर्तन तो क्या मिलेगा? क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन तो क्या मिलेगा? ठीक है ना? देखो यार, ऐसा करने पे समय बर्बाद जाता है, आंख खूब बढ़िया से जाता है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, पर सच में क्लास बहुत बढ़ जाती है, एक एक हेडिंग 20-20 30-30 मिनट ले लेती है। मैं चाहूं तो इसको तुरंत चुटकियों में खत्म कर सकता हूं, बस लिखा दूं कि ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है और फटाक से ये बना के लिख देता, 30 सेकंड में आ जाता, ये मुझे भी पता है। पर वो विज्ञान किस काम का जब तक तुम फील न कर पाओ, जैसे तुम्हें ये अपने आप अंदर से ये आने लगे कि नहीं सच में ये ग्रह जब यहां रहेगा तो धीमे चलेगा और यहां पहुंचेगा तो तेज चलेगा, ये तुम्हें फील होना चाहिए। विज्ञान रटने का विषय नहीं है, इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा जिससे कि तुम्हें एकदम एग्जैक्ट आए। एक हेडिंग भी अगर तुम्हें आती रहे तो कहीं खड़े हो जाओ ना तो सामने वाले को गिरा दो कि नहीं हमें आता है। ग्रेविटेशन आने का मतलब आता है, फिर ये नहीं कि हमने ऊपर ऊपर के पॉइंट्स को रटे हैं, ये काम ना होने पाए। अब चलिए आगे समझते हैं अगला मुद्दा क्या है। हम इसी में पहले इसको एक काम करते हैं, अगला समझने से पहले इसको लिख के इसका प्रूफ कर लेते हैं, फिर तीसरा वाला नियम समझाएं, है ना? ज्यादा हो जाता है तो फिर आप भूलने लगते हैं। तो आप लिखिएगा कैपलर का द्वितीय नियम, हेडिंग डालिएगा कैपलर का द्वितीय नियम, ठीक है? कैपलर का द्वितीय नियम, कैपलर ने जो दूसरा नियम बताया था वो क्या था? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्षेत्रफलीय चाल का नियम। तो अब आपके एक बात समझ में आ गई होगी यहां से, बोलिए क्या? एक प्रश्न यहां बनेगा कि कैपलर का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? तो किस पे है? क्षेत्रफलीय चाल पर, समझे ना? तो कैपलर के द्वितीय नियम को कहते हैं क्षेत्रफलीय चाल का नियम, ठीक है बच्चा? पहले वाले को क्या कहते थे बताओ अपनी को? कक्षाओं का नियम। दूसरे वाले को क्षेत्रफलीय चाल का नियम। तो अब लिखिएगा इसमें आप लोग, मैं बोलता हूं, बोलू जी, लिखिएगा, लिखिए ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। सर आप लोग थोड़ा पहले आया करें, बताइए आपने आप इतनी क्लास अपनी 15 मिनट की क्लास मिस कर दी। हाँ क्या समझ में आएगा? क्या लिखा है? ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल
क्या रहती है बच्चा? नियत रहती है। ठीक है ना? अब आप चलिए देखिएगा कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक दीर्घ वृत्ताकार पथ बना लेते हैं, क्योंकि हमारा सूर्य जो है वो दीर्घ वृत्त के फोकस पर मौजूद है। तो ये हमने बना लिया, शायद ना बना हो दीर्घ वृत्ताकार पथ एग्जैक्ट। बन गया? ये एक लग तो नहीं रहा यार, पर काम चलाओ। ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास एक दीर्घ वृत्त है। यहां पर बच्चा क्या पाया जाएगा? फोकस। एक यहां भी रहा होगा ना? हमें दो बनाने की जरूरत नहीं है, हम दीर्घ वृत्त थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं कि सूर्य कहां हमारा मौजूद है। तो ये रहा सूर्य। ठीक है, और हमारा जो प्लेनेट है मान लेते हैं यहां से, इसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट से थीटा कोण पर ये मौजूद है, यहां पर। इसका नाम हमने क्या रखा? ए। यहां पर ग्रह है, तो कोई भी ग्रह है, आप अगर आप परेशान है तो आप कह दीजिए कि हमारी पृथ्वी है, हम ग्रह लिख देते हैं, और ये हमारा क्या है? सूर्य। ठीक है, अब कुछ समय अंतराल बाद, थोड़े से समय अंतराल बाद, ज्यादा समय अंतराल बाद नहीं, थोड़ा सा समय, तो ये यहां से मान लेते हैं यहां चला गया। ठीक है, जब थोड़ा समय हमने लिया तो जो कोण बना होगा ये, वो भी क्या बना होगा? थोड़ा। तो हमने इसको क्या मान लिया? डी थीटा। अगर आप डी थीटा ना मानना चाहें तो आप कह सकते हैं डेल्टा थीटा। चाहे आप डेल्टा थीटा लिख दीजिए और चाहे आप क्या लिख दीजिए? डी थीटा। पहले बताइए, समझ में आया? मैंने ये बताया कि ए से बी कंडीशन तक गया। पहले मान लेते हैं कि चलो ये पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं चलो यक्स है। तो ये यक्स से थीटा कोण पर हमने देखा कोई एक ग्रह मौजूद था। ये हमने देखा या कैपलर ने देखा? कैपलर ने देखा। थोड़े समय अंतराल बाद उन्होंने देखा वो ए से कहां चला गया? बी पे। तो उन्होंने क्या किया? इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया ना। ये जो मैं लाल वाला भाग बना रहा हूं, समझ आ रहा है? ठीक है, उसके बाद फिर चले गए चाय पीने। चाय पीने के बाद खाना खाए, नहाए धोए, तैयार होकर फिर से आए, और फिर से उन्होंने क्या देखा? प्लेनेट को। तो प्लेनेट अब बी से चला गया था किसी अन्य कंडीशन पे, और वो कंडीशन थी हमारी सी वाली कंडीशन पे था हमारा ग्रह। तो उन्होंने इसको यहां से मिलाया, कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा समय अंतराल चेक किया, जितना समय यहां पर था, हमने कहा ये जो यहां से यहां तक जाने का समय है डेल्टा टी है। कितना है बच्चा? मैं इसे dt भी लिख सकता हूं काम पढ़ने पे, अभी दिखाऊंगा कैसे लिख सकता हूं। उसका कारण है कि जब हम सूक्ष्म चीजों को लिमिट मान के अवकलन करते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल होता है, उसका अवकलन हो जाता है। ये 12th की बात है, अभी समझा देंगे, डरिए मत, आपका काम बन जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए भाई चले ना? ठीक है, कहां पहुंच गए हैं हम लोग? सी पर। अब सी से हमारा प्लेनेट उसी डेल्टा टी समय अंतराल पर वहीं तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा खसक के कहां चला गया? आगे। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं यहां पर चला आया, और इस बिंदु का नाम क्या था? डी। हमने कहा ये जो समय है ना, इस समय को हमने क्या लिया है? डेल्टा टी, सेम समय। तो यहां पर भी कोई ना कोई तो ये क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो मैंने हरे मार्कर से चलाया, हरा वाला दिखता नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब एक बात आप ये समझिएगा, केपलर ने क्या देखा? केपलर ने ये देखा कि, हिंदी में लिख दूं? हाँ, क्या? उन्होंने देखा कि ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, जो ओ ए बी का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बराबर आया, किसके बराबर आया? ओ सी डी का क्षेत्रफल। क्योंकि उन्होंने ये पहले ही अपने से वही समय अंतराल लिया है जो यहां पर है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने दोनों पक्षों में समय से भाग कर दिया, अर्थात क्या लिखा है? ओ ए बी का क्षेत्रफल बटे डेल्टा टी बराबर ओ सी डी और बटे डेल्टा टी, इसका क्षेत्रफल, ओ सी डी का क्षेत्रफल। इसी आधार पर ये देखा गया। तो ये चाल हो गई ना, और ये भी चाल हो गई, क्षेत्रफल बटे समय, क्षेत्रफल बटे समय। तो क्षेत्रफली चाल आपस में क्या आई? बराबर। ये इस टाइप का हम नियम बना सकते थे, पर हमें सिद्ध करना है कि जो ये आएगा वो कांस्टेंट आएगा। हाँ, बोला क्या किसी ने?
अच्छा ए बी है क्या? ओ सॉरी, 2 बार वो लिख दिया है क्या? वेरी गुड, जग रही है मैडम आप, अच्छी बात है। तो हमने ये लिखा कि ग्रहों का क्षेत्रफलीय चाल नियत है। अब मुझे इसका करना है प्रूफ। कैसे हम प्रूफ करेंगे, आओ देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं अतः क्षेत्रफलीय चाल नियत है। चाल बन गया ना, अतः, अच्छा पूरा लिख देता हूं, क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। लेकिन ये कैसे आया, कैसे वो जान गए कि क्षेत्रफल बराबर है? अब हम इसे समझना चाहते हैं। चलो हम इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक? चले भाई, बहुत सीरियस हैं आप लोग। आज मैं भी बहुत सीरियस हो गया हूं और आप भी सीरियस हो गए। इतना भी सीरियस नहीं होना है कि एडमिट करना पड़ जाए हम सब लोगों को। आइए समझते हैं, देखिएगा। ओ ए और ये क्या लिखा है, बी। इसको अगर ध्यान से देखो ना तो ये एक त्रिभुज बन सकता है। नहीं दिखा? दिखा? अगर ये और छोटा होता और नजदीक होता तो यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है। मैंने इसको किससे लिखा? आर से, ठीक है? और ये जो दूरी है ए बी है, कुछ भी हो सकती है, मुझे क्या पता, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात आप हमें बताइए, अगर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला क्या लिखते हैं आप? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लिखते हैं या नहीं? और आप बताइए हमें, क्या आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? ऐसे दिखा? मैंने इसको माना आधार, इस वाली लाइन को, ठीक है बच्चा? और इसको मैंने क्या माना? ऊंचाई। ना आए तो पूछ लेना। यहां दिख गया सबको? इमेजिन कर लिए? और त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मुझे आधार पता है, बोलो कितना है? क्या हमें ऊंचाई पता है? नहीं पता, ये नहीं पता। अब कुछ लोग के अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कह रही है हमें पता है, हमें पता है। क्या पता है? डेल्टा टी। मारेंगे बहुत, वो दूरी नहीं है, वो क्या है? समय है। हमें दूरी ऊंचाई पता करना है। ये बेसिक चीजें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं मालूम चला कि दूरी को समय से लपेट दे रहे हैं। तो हम निकालेंगे ये, और इसको हम लोग मैथ में कहते हैं चाप। अगर आप पढ़े हो तो आर्क पढ़ा है, पढ़ा है ना? बताओ आप लोग फॉर्मूला यही से बताओ, अगर इसका मैं प्रूफ करना चाहता हूं तो। यहां मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं चाप। चाप बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड। कोण गुणे क्या होता है? त्रिज्या। पढ़ा है आप सभी लोगों ने, आप इसी बात के तो आप अच्छे बच्चे हैं। समझ में आ गया ना? तो ये चाप ए बी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मैथ की भाषा में, है? जब चाप ए बी है, इसका जो कोण है बच्चा वो शायद डी थीटा है या डेल्टा थीटा है ना? और त्रिज्या आप लोगों ने क्या लिया है? आर। तो मुझे एक बात मालूम चल गया कि जो ये दूरी है वो आर इंटू क्या है? डेल्टा थीटा। आर इंटू डेल्टा थीटा। मैडम बस इसको देख के पढ़ना है। इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं थीटा, ठीक है? हाँ। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज ओ ए बी। ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलो मैं लिख देता हूं काहे लिए। 1/2, बताओ भैया, आधार का मान, ऊंचाई का मान, यही सब है। तुम लोग भरोसे लायक नहीं हो। डेल्टा थीटा इंटू आर या आर इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं? भाई साहब इसे भी देख लीजिए, पता नहीं क्या नीचे ढूंढ रहा है। आर इंटू क्या लिखा है? डेल्टा थीटा। देखिए पढ़ाते थे, अगर आप लोग इधर उधर झांकते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है। अब फिर मैं ऐसे बोलने लगता हूं तो फिर क्लास का वो कीमती समय बर्बाद चला जाता है। तो मुझे बहकाया ना करें, मैं बहकता बहुत हूं। चलो चले ना? ठीक। आर इंटू डेल्टा थीटा। ना समझ में आया तो मुझसे पूछो, ना बताया तो फिर बताओ, ठीक है? तो हमें मिला त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर आर डेल्टा थीटा। चलो एक लाइन बढ़ा लें, क्यों बुरा मानना। आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। ये मुझे डेल्टा ए बराबर मिला है, यानी किसके बराबर? क्षेत्रफल के बराबर। क्षेत्रफल परिवर्तन मतलब इसलिए मैं डेल्टा ए लिख दिया। यहां से यहां तक का क्षेत्रफल, यहां से यहां तक क्षेत्रफल घटा देंगे, डेल्टा ए है। तो वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस। डेल्टा ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है?
अब अगर मैं दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग कर दूं, कोई तकलीफ? समय है, दोनों पक्षों में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम काट देंगे, फिर से हट जाएगा। तो मैंने दोनों पक्षों में डेल्टा टी से क्या कर दिया? भाग कर दे। तो हमें यहां से मिला डेल्टा ए और बटे डेल्टा टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर और डेल्टा थीटा और बटे डेल्टा टी। ठीक है बच्चा? अब जानते हैं मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखो। मैं यहां लगा सकता था लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और यहां भी लिख सकता था लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन सुन लो, क्योंकि पीछे के चैप्टर में मैंने ये सब पढ़ाया है। ठीक है ना? जहां चाल, दूरी, विस्थापन पढ़ाया था, है ना? त्वरण, वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण, कुछ याद आया? तात्क्षणिक वाले में ही डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी के आगे हम लगा देते थे लिमिट, कुछ याद आया? तो यहां पर लिखा है, अब देखो मेरी नजरों से देखो, मेरी नजरों में ना देखो, मेरी नजरों से देखो। यहां पर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और बगल में लिखा है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा थीटा। वी डेल्टा टी, सॉरी, वी कैन राइट दिस डी ए अपॉन डी टी। लिख सकते हैं ना? तो मैंने इसको लिख दिया डी ए अपॉन डी टी और बराबर 1/2 आर स्क्वायर और ये लिखा है डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसे लिखा, समझ आया ना? दिस इज द ओमेगा, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। ये पीछे मैंने पढ़ाया है, चलो मान लेते हैं किसी की पहली क्लास है मुझसे और जिंदगी में नहीं जानता कि ओमेगा और मेघा क्या है, तो कोई बात नहीं। मेघा बरसात में पाया जाता है ना? बिल्कुल नहीं, ये गांव की भाषा है मेघा, उसे मेघा नहीं मेढक कहते हैं। हमें पढ़ना है ओमेगा, तो कई सारे बच्चे ओमेगा को देख के उसका नाम डब्लू रख देते हैं। ठीक है? दिस इज द डब्लू एंड दिस इज द ओमेगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि डब्लू और ओमेगा अलग अलग चीज है। और मेरा गला गया कोमा में। बड़ा यार समस्या है भाई मेरे पास, यही एक भारी समस्या है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देखने लगा कल अपलोड करने से पहले। ये वो फटी आवाज है वो फटी आवाज है कि मैं क्या बताऊं, कितनी फटी आवाज है ना? बड़ी अजीब सी आवाज हो गई है मेरी, पढ़ाते पढ़ाते खराब कर लिया मैंने अपनी आवाज पूरी, है ना? पर काम तो चल जा रहा है, समझ में आ ही जाता होगा, पर आवाज गड़बड़ हो गई है। कुछ माइक की गलती और कुछ आवाज की गलती मेरे खुद के, और कुछ मेरी आदतें भी ऐसी हैं बड़ी अजीब सी। धीरे धीरे सुधार लेंगे, अच्छा हो जाएगा वो, है ना? आज वो गलती नहीं कर रहे हैं जो पीछे वाले क्लास में किए हैं। इसलिए चलिए, आपको कहना नहीं पड़ेगा, परेशान न रहिए। तो पहली गेंद तो ट्रायल होती है ना। अभी धीरे धीरे वक्त लगेगा, सुधर जाएगा सब कुछ। आप हमें बताइएगा, यहां क्षेत्रफल में समय के साथ क्या हो रहा है? क्षेत्रफल में समय के साथ क्या हो रहा है? सब लोग बोल सकते हैं। आप गुटखा खाई हैं मैडम? वहां पीछे कहां दिख रही हैं? आपसे ही कह रहे हैं, तो आप बोल सकती हैं, बता सकती हैं। इतना आलस है तो फिर क्या करें, मुंह धो के आइए। और आप रोज एक बार डांट खाती हैं। डीए अपॉन यहां क्या लिखा है? इससे हम बोलेंगे क्या? क्षेत्रफलीय चाल बोल सकते हैं कि नहीं? पीछे मैंने समझा दिया है। डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या बोलेंगे? ओमेगा, यानी कोणीय चाल। ओमेगा क्या बोलते हैं? ठीक है ना? चलो देखो, ये अपने आप आएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर, बगल में क्या आया? ओमेगा। अगर अब आप लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाइए ना, देखिए अच्छे से आ जाएगा। क्या मैं इसको आर गुणे आर लिख सकता हूं कि नहीं? बस हो गया काम फिर। खैर मैं यहां ना करके अलग से भी कर सकता था, पर यही कर देता हूं। आर गुणे आर ओमेगा। आप ध्यान से देखो, आर ओमेगा बराबर कुछ होता है, कितने लोग बताएंगे क्या होता है? क्या होता है? वी। वी बराबर आर ओमेगा होता है ना? तो मैं इसके स्थान पे वी लिख सकता हूं, यानी डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 वी इंटू क्या मिला? आर। या आप यहीं से भी समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, या आप ये समझ सकते हैं। मेरी जरूरत कैसे है वैसे हम काम कर लेंगे। पहले बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। एक बात जानते हैं आप, कोणीय संवेग को हम लोगों ने यल से लिखा था। कैसे लिखा था? आप जे से भी लिख देते हैं बहुत सारी किताबों में, तो जिससे आपको उचित पड़े आप लिखिए। कोणीय संवेग यल बराबर मैंने क्या पढ़ाया है? आई ओमेगा। इसके पीछे मैंने पढ़ाया है ना? अब बताओ, आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ, मैं भूल गया हूं,
बोलो बोलो बोलो। जड़त्व आघूर्ण, पीछे पढ़ाया था यार। गोले का जड़त्व आघूर्ण अलग होता है, अगर खोखला है तो अलग, ठोस है तो रिंग का अलग, प्लेट का अलग, ज्यामितीय अक्ष के परितः अलग, स्पर्श रेखा के परितः अलग, कुछ दूरी पे अलग, सब पढ़ाया है मैंने। जब आप छोटे से थे 3-4 साल पहले। कब पढ़ाया था? 4 महीना पहले ना। कहाँ है? कब पढ़ाया था? अभी यार 3-4 दिन पहले पढ़ाया है भाई, ग्रेजुएशन से पहले वही पढ़ाया था। ऐसा मजाक ना किया करें। हाँ, तो जवाब तो आगू बराबर टीप लिया। वाह, एकदम सही है। ऐसे बच्चे आगे चल के जानते हो ना पेपर आउट करवाते हैं क्योंकि आदत पड़ी होती है ना पहले से ही। तो आई बराबर हम क्या लिखेंगे? एम आर स्क्वायर। जवाब आगू बराबर आई बराबर क्या होता है? और बगल में हमने क्या लिखा बच्चा? ओमेगा। ध्यान से देखो, देखो तो ये बचा यल और बटे यहां क्या लिखा है? ओमेगा। अच्छा ऐसे सुनो, ये बताओ हमें, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत याद है? यदि किसी भी पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो संरक्षित होता है, बदलता नहीं है। बताया था ना। आई ओमेगा बराबर मैंने कांस्टेंट निकाला था। सवाल मैंने कराई थी कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो दिन कितना होगा? कुछ याद आया? ठीक है ना। चलो, तो यल अपान यम बराबर हमें मिला आर स्क्वायर ओमेगा। छोड़ जाने दो, तुम भूल जाओ सब, कोई बात नहीं, सब भूल जाओ। यल जो है वो कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। कोणीय संवेग संरक्षित है क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं कार्य कर रहा है। पीछे पढ़ाया जाता है, जो नहीं पढ़ा है अभी बात रट ले। क्या रट ले? कि यदि बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 हो, ना कार्य करे, तो कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित, यानी यल कांस्टेंट होगा। समझ में आया? यल क्या होगा? कब? जब बाह्य बल आघूर्ण का मान क्या हो? 0। समझ गए? एक्सटर्नल उस पर कुछ न लगे, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, ग्राफ पे कुछ नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो इसका मतलब यल क्या है? यल क्या है? यम क्या है? द्रव्यमान है ना। किसका? मेरा, प्लेनेट का, जो घूम रहा है ना। अब पृथ्वी का द्रव्यमान है, क्या कम हो रहा है क्या? ये घूमने से क्या कम हो रहा है क्या? यम भी क्या हो गया? यम क्या हो गया? यानी ये बदलने वाला। आर क्या है? कहां से कहां तक की दूरी? सूर्य से ग्रह की। कांस्टेंट है या बदल रही है? कांस्टेंट है या बदल रही है? बदल रही भैया। देखो यहां पर ज्यादा है और यहां पर, अब ऐसे भी ना करो, बदल रही है ना। और कोणीय वेग भी बदलता रहता है हल्का फुल्का, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन मुझे एक बात ये पता चला कि ये जिसके बराबर लिखा है वो क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब दिस इज द कांस्टेंट। मैं आर स्क्वायर ओमेगा के बदले यल बाई एम लिख सकता हूं। ये समीकरण नंबर 1 है। और यही से अगर आप देखें समीकरण नंबर 1 से, तो मैंने क्या किया? डी ए अपान डी टी, डी ए अपान डी टी बराबर 1/2 लिखा, और आर स्क्वायर ओमेगा के बदले मैंने लिखा यल बाई यम, यानी डी ए अपान डी टी बराबर अपने को मिला यल अपान 2m। मिला ना? आप बताएं हमें, यल क्या है? यम क्या है? 2 क्या है? गिनती है तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट में कांस्टेंट से भाग करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा ना। यानी यू कैन से डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब नियतांक हिंदी में। और डी ए अपॉन डी टी को कुछ कहते हैं, बताओ मैं भूल गया, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका मतलब तुम कह सकते हो कि जो ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल आई वो बराबर क्या आई? नियतांक आई। तो कैसे केपलर ने प्रूफ किया, वो प्रूफ पहले बताओ, समझ में आया या नहीं आया? अब ये आपको फ्यूचर में कभी काम नहीं आएगा, आपके बोर्ड में काम आएगा, उसके बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अच्छे समझ में आ गया ना? और मुझे एक बात अभी भी अच्छे समझ में नहीं आई, क्या मैं यहां लिख सकता हूं? अब आपको बार बार इसमें आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। आप देखिएगा वहां क्या लिखा है। ओ जी, क्या लिखा है भैया? कहां गया? डी ए अपॉन डी टी बराबर अपने को क्या मिला है? कांस्टेंट। और एल अपॉन 2m बराबर क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। आप देखो एल अपॉन 2m, ओहो वो लिखा है एल अपॉन m बराबर, एल अपॉन m बराबर
आर स्क्वायर ओमेगा। मैंने ये कहां से निकाला? वहां से ना, यहां से। और ये सारी घटनाएं किसके लिए लिखी है? ग्रहों के लिए। तो ये भी ग्रहों के लिए। अब आप एक बात बताइएगा, और एल अपान एम, अगर आप चाहें तो यहां 2 से भाग कर लीजिए, तो यहां भी 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग। और एल अपान टू एम पूरा पूरा हमने क्या निकाला है? कांस्टेंट। और एल अपान एम भी क्या है? कांस्टेंट। यानी आप कह सकते हैं ओमेगा आर स्क्वायर बराबर, ये कह सकते हैं या नहीं? यानी किसी भी ग्रह के लिए ओमेगा आर स्क्वायर का मान क्या होता है? कांस्टेंट। पहले बताओ आया या नहीं आया? सुनो, इस शब्द को तुम ध्यान से देखो, फील करो। देख लिए क्या लिखा है? ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इनकी हिंदी पहले आप समझो। ओमेगा को क्या बोलते हैं? कोणीय चाल। ठीक है, आप कोड़ी चाल, कोड़ी वेग जिसमें कंफर्ट है समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ठीक है बोलते हैं हम, इसलिए बता दिया करें कि हाँ ठीक है। तो ओमेगा यानी कोणीय चाल आपके हिसाब से। आर क्या थी? भूल गया मैं। ओहो, त्रिज्या नहीं है। आर क्या है? आर सूर्य से प्लेनेट के बीच की दूरी है। ठीक है, त्रिज्या बोल देने से वृत्त बन जाता है फट से, और ये वृत्त नहीं है, क्या है? हम उम्मीद करते हैं कि आप जवाब देंगे, तो आप मुंह में रुमाल भर ले रहे हैं। आर दूरी है ना? चलिए, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये जो हमने निकाला है वो कहता है कि क्या आएगा? कांस्टेंट आने का मतलब वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो बदलने वाला नहीं है। अब आप एक बात सोचो, अगर ये यहां जो आएगा वो बदलेगा नहीं, जैसे ये कहना चाहता है, अगर मान लो ये 10 है, ठीक है, और ये कितना है? 2 है, तो गुणा करने में कितना आएगा? 20। तो अगर मैं इसका मान बदल के 5 कर दूं, तो सवाल ये कहती है कि ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? जिससे क्या उत्तर कितना आएगा? 20। अगर मैं इसको बढ़ा के 20 कर दूं तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 1। जब कोई चीज ऐसे लिखी है तो ये कह रहा है कि इसको बदलेंगे तो ये भी, इसको बदलेंगे तो ये भी, और ऐसा बदलेगा कि गुणा करने पे उत्तर नहीं बदलेगा, यानी कांस्टेंट आएगा। पहले बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया? मैंने इसको बढ़ाया तो ऑटोमेटिक ये घटा, और ऐसा घटा कि गुणा करने पे वही आए। मैंने क्या बताया? पल्ले पर यानी अगर मैं कोड़ी वेग का मान बढ़ाऊं तो इसका मतलब दूरी का मान घटना चाहिए। हाँ भाई, घटेगा ना। और अगर मैं कोड़ी वेग का मान घटाऊं तो इसका मतलब दूरी का मान बढ़ना चाहिए, तभी क्या आएगा? कांस्टेंट। और ग्रहों में ये हो रहा है, इसका मतलब ग्रह ऐसे होंगे कि जब वो दूरी का मान बढ़ा देते होंगे, उनकी ये वाली जो गति होती होगी ऑटोमेटिक कम हो जाती होगी। समझा? और जब वो आर का मान कम कर लेते होंगे तो ऑटोमेटिक ओमेगा का मान बढ़ जाता होगा। ओमेगा मतलब कोड़ी वेग, समझे ना? आप लोग समझ नहीं पाए हैं, समझ गए हैं? तो कोड़ी वेग का मान अगर हम सूर्य के नजदीक आ जाएं तो बताओ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। ऑब्वियस सी बात है यार, ज्यादा कोण तय कर लिया है। देखो, ये कोण ज्यादा है और ये कोण क्या है? इसका मतलब यहाँ कोड़ी वेग ज्यादा है और यहाँ कोड़ी वेग क्या है? नहीं समझ रहे? क्योंकि ये दूरी कम हो गई तो कोड़ी वेग क्या हो गया? ये दूरी क्या हो गई? ज्यादा, तो कोड़ी वेग क्या हो गया? पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो सूर्य से जो प्लेनेट जितना ज्यादा नजदीक पहुंचेगा उसका कोड़ी वेग उतना ही कम होगा या ज्यादा होगा? क्लियर हो गया? कोड़ी वेग का मतलब जो कोण में परिवर्तन आए, और रेखीय वेग का मतलब जो रेखा में चलने पे आए। समझ आ रहा है ना? अब देखो, यहीं पर एक बात और समझ लो, फिर आगे चलते हैं। ओमेगा गुणे आर बराबरे, यार कहां लिखा है? कांस्टेंट। तो आप बताइए, आर ओमेगा क्या लिखा है? तो हम क्या लिख सकते हैं? और गुणे यहां क्या लिखा है? बराबर क्या लिखा है? यानी एक बात और मुझे समझ में आई कि रेखी वेग का मान भी बढ़ेगा। कोड़ी वेग बढ़ेगा तो रेखी वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर दूरी ज्यादा तो रेखी वेग और अगर दूरी का मान कम तो रेखी वेग। अरे यार ऐसा समझ, v बराबर कांस्टेंट को मैंने k लिखा और बटे r लिख दिया। ठीक, ये हो गया इनवर्सली। क्या हो गया? अगर r का मान बढ़ाएंगे तो v का मान
घटेगा। अगर आर का मान घटाएंगे तो वी का मान, समझ में आ गया ना? अब यहाँ इतना लिखने के बाद आप लास्ट में आप हिंदी में लिखेंगे और अपने से लिखेंगे, मैं बोलूंगा नहीं। अब क्या लिखेंगे कि यदि किसी ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ती है तो उसके रेखी वेग का मान घट जाता है, और यदि किसी ग्रह की सूर्य से दूरी घटती है उसका रेखीय वेग बढ़ जाता है। अब यही कोणीय वेग के लिए भी लिख सकते हैं, जहां रेखीय है वहीं क्या लिख देंगे, कोणीय। इसको उतारने के लिए आपको देता हूं मैं 2 मिनट, लिखिए फटाक से। तो तेज लिखिएगा, नहीं बहुत समय लग जाएगा तो दिक्कत है, फिर टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है आपको। आपके पास वैसे ऑप्शन है, इसको आप घर पे जाके लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहीं पे लिखिए, ज्यादा उचित है आपके लिए। समझ में सबको आया है? अगर किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछ सकता है, वो मैं बता दूंगा। यहां पर मैंने क्षेत्रफलीय चाल का नियम सिद्ध किया था, और आपको याद रखना है कि ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, यही केपलर का द्वितीय नियम है। और केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम है, वो कहता है कि सूर्य हमेशा ग्रहों के जो पथ हैं उसके फोकस पर होता है। तो आप इसे बनाएं फटाक से। तेज लिखिए। उस दिन बाहर तुम्हें लोग मिले थे ना हमसे, कंप्यूटर के आते थे, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है ना ये? कोई समस्या हो तो बताना, जो छूटा है इसके लिए परेशान ना रहिएगा, वो कवर हो जाएगा, पढ़ा देंगे, ठीक है ना? समय लगेगा, बस ये है, पहले इधर वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आगे वाला चलेगा, तो उस क्लास में बैठ के आप पढ़ लीजिएगा बिंदास। फीस नहीं लगेगी, डरिए मत उसकी भी। हाँ, फ्री है मतलब फ्री है, यहाँ फ्री मतलब सच में 100% फ्री। तुमने बात कोई बताया नहीं, स्कूल कौन सी है तुम लोगों की? किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हो? हाँ, क्या नाम है स्कूल का? अरे यार, ये सब तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं स्कूल का तुम्हारे। यहाँ की नहीं है क्या स्कूल? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ की भी है, स्कूल है स्कूल है। पढ़ते रहिए, जरूरी है भाई, हर चीज जरूरी है। अब आपको जो उचित लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है।
जैसे अगर आपको सुबह आना हुआ सब लोगों को 6 बजे ना, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना किसी को? हाँ ठीक है, सब लोग आ सकते हैं। और देखिए बहुत सारे बच्चे भी फिर कहते हैं ऐसा नींद खराब करेंगे। कोई बात नहीं, नींद अच्छी चीज है पर इतनी भी अच्छी चीज नहीं है। अभी आप लोग मत सोइए, अभी अवस्था आएगी सोने की, परेशान न रहिए। अभी घुटने उठने में जब दर्द स्टार्ट होगा एक समय के बाद, तब सोइएगा। सुबह सुबह उठिए 5 बजे, नहाइए धोइए, ठंडी ठंडी हवा लीजिए, बहुत प्यारा लगता है सुबह। सच में जब सुबह उठ के बाहर निकलिए अच्छा लगता है नहीं लगता? और जिस दिन अगर हवा चलती रहती है उस दिन तो मजा ही आ जाती होगी। तो इसलिए सुबह उठने की आदत डालिए आप लोग, हमको देखिए। तो इसलिए आप लोग आ जाएंगे, हमें भरोसा है इस बात का। और अगर जो ना आया ना उसके घर से उठवा लाएंगे उसको, समझ गए? ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना, साइकिल से नहीं आना पड़ेगा, गाड़ी से आएंगे हम। बस करो यार, इतना मत लिखो कि रोना आ जाए मुझे। मिटाएं? अच्छा, कुछ लोग पहले ये वाला लिखे होंगे हिस्सा, फिर उसके बाद ये सब लिखे हो, है कि नहीं? जैसे हम जिस क्रम में लिखते हैं बोर्ड में, आपको उसी क्रम में लिखना है। पहले ये उतारना है, फिर वो उतारना है, फिर वो उतारना है, और आखिरी में ये उतारना है। अब जैसे वीडियो लंबा खिंच जाएगा 5 मिनट और एक्स्ट्रा सिर्फ इसके चक्कर में, तो उसका जीबी बढ़ जाएगा, है ना? तो इसे कट करके निकाल देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। सीधे अपलोड करो फुर्सत, है ना? अच्छा, जो जो लिख लिए हैं मुझे शांति से खड़े रहते नहीं बनता ना। अगर मैं शांत हो खड़ा हो गया तो मुझको नींद आने लगेगी, और फिर मैं सो जाऊंगा, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना? क्योंकि तुमसे ज्यादा नींद मुझे चाहिए, पूरी नहीं होती अक्सर मेरी। तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये हम लोग कर दे रहे हैं, ये क्लास डाल दे रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही है ना? ये मजाक मत करिएगा, नहीं मजाक मजाक में आप लोग हमसे क्लास अपलोड करवा के बेइज्जती करवाइए हमारी, ठीक है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही चल रहा है, सब ठीक जा रहा है, तो ठीक है, नहीं ये कोई जरूरी काम नहीं है। तुम लोग तो बहुत सारे मतलब वीडियोस देखते होगे, समझते होगे, क्लास भी करते होगे, तो तुम्हें ये लगता होगा कि हाँ इसमें आगे जाने का स्कोप है, तो ठीक है। और तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्या सरफर्जी वाला काम कर रहे हैं, तो बंद करके फुर्सत कर दें। क्या कहती है मैडम? सही है ना? मेरा चेहरा देख के तो नहीं कह रहे कि इनके सामने कैसे बुराई करें। चलिए ठीक है, तब ठीक है ना बाला? जो ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना? इसके लिए जी सर नहीं बोले तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, चुप्पे बता देना चाहते हो तो काम नहीं हमारे। अब मैं मिटाऊंगा भाई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कितना बात करूं तुमसे। चलो देखो इधर, ओ ये लिख लिया था ना? चलो जिसका छूटा होगा वो क्या करेगा, घर जाना वीडियो चला के देख लेना, ठीक? फिर नोट्स बन जाएगी। चलो अब हमारे पास बताओ कैपलर स्ट्रक्चर का तीसरा नियम है, बोलो। तीसरा नियम है ना? बताओ कैपलर का जो तृतीय नियम है वो क्या है? लिखो, कैपलर का तृतीय नियम। कैपलर का तृतीय नियम, इसे हम बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम, ठीक है? किसका नियम? परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम लिखिएगा इसमें, ग्रहों के परिक्रमण काल, ग्रहों का परिक्रमण काल, ग्रहों का परिक्रमण काल, ग्रहों का परिक्रमण, परिक्रमण नहीं यार, परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की, उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष की, उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के
अनुक्रमानुपाती होता है। अर्ध दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। जो भी लिखा है ठीक है, लिख लिया है ना। अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी भी ग्रह का जो परिक्रमण काल का वर्ग है वो अर्ध दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की क्या होगा, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगा। सुनो एक बात और है, समझ लो, क्योंकि मैथ में वो हिस्सा नहीं पढ़े हैं आप, तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा समझना। आप लोग तुरंत चुलबुलाने काहे लगते हैं भाई? देखिए इधर, पहली बात तो लिखते रहते हैं, फिर उसके बाद तुरंत पता कैसे बात करने लगते हैं। इसीलिए मैं लगातार पढ़ाने का मेरा मन कहता है, बीच में मिटाने का मतलब लिखने का मन नहीं होता, मैं लिखने लगे तुमको, बस तुरंत मिटाएं फिर आगे चले, फिर मिटाएं फिर चले। आपको तुरंत अगर 1 मिनट का आराम मिलता है, आप तुरंत पड़ोसी से रिश्तेदारी कर लेते हैं फट से। आइए यहां समझिए, देखिए चले भाई। ये क्या है जानते हैं आप लोग? जानते हैं इसको क्या है? मुझे लगा इडली है। इडली जानते हैं? ये क्या है? ना भी है ना। इसे बोलते हैं दीर्घ अक्ष। ये वृत्त का क्या है? दीर्घ अक्ष। और इसे बोलते हैं वृत्त का लघु अक्ष। कैसे? लघु माने छोटा, दीर्घ माने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं लघु उत्तरी प्रश्न, और लघु उत्तरी प्रश्न में आप ज्यादा लिखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप कम लिखते हैं, है ना? हाँ, दीर्घ में ज्यादा लिखते हैं। बड़ा वाला दीर्घ होता है, छोटा वाला। तो ये बड़ा है, देखो बताना है, देखते ही नहीं रहना है। ये बड़ा है और ये वाला तो बड़े वाले की जो टोटल लंबाई है अपन लोग 2a मानते हैं, और छोटे वाले की 2b मानते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी है आपको जो मिल रही है मैथ की, क्योंकि मैथ का वो पार्ट अभी हम पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो ये आपको आने लगेगा, और बेहतर आएगा आपको जब बीच बीच में बताते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि नहीं, वो भी इतना ही समझ में आएगा, इसलिए डरिए मत। तो ये पार्ट क्या है? 2b, और ये पार्ट क्या है? 2a। ये हमने माना है, ये बड़ा है इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा? दीर्घ अक्ष। और ये क्या है? इसको आपने यक्ष कहा था, और इसको आपने क्या कहा था? वाई। अब अगर कोई ये बच्चा हो, बता ही नहीं समझ लो, अगर वो ऐसे बना दे दीर्घवृत्त, तो क्या ये दीर्घवृत्त नहीं है? है। इसको अपन लोग क्या मानेंगे? 2a। इसको अपन लोग क्या मानेंगे? 2b मानेंगे ना। और ये अपना y है, और ये क्या है? तो अब तो ये क्या बन गया? दीर्घ अक्ष। और ये क्या बन गया? लघु अक्ष। तो कोई ये कहे कि दीर्घ अक्ष हमेशा 2a होगा, तो सही कह रहा है गलत कह रहा है? बदल सकता है, ठीक है ना। पर यहाँ जो हम बार बार चित्र बना रहे हैं बोर्ड पे अपने चैप्टर में, उसके हिसाब से दीर्घ अक्ष क्या होगा? बोलो भैया, क्या होगा? 2a होगा, है ना। अच्छा, अर्ध अगर मैं कहूं तो, आधा वाला कहूं तो आधा वाला मतलब इतना केवल। अगर कुल 2a है तो इतना कितना होगा? ठीक है, बस हो गया, इतना काम बन गया हमारा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, क्या है सवाल? आपने बताया परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यही किसका नियम है? केपलर का नियम है, कि केपलर का तृतीय नियम है। यानी वो कहता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि ए क्या है? हाँ, क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या? देखो, अगर तुम्हें लाख समझ में आ जाए, जब तुम यही नहीं बता पाओगे कि ए को कहते क्या है, तो बेकार है पढ़ाना लिखना। 4 दिन बाद देखोगे लिखा रहेगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, फिर कहोगे ए फॉर एप्पल। ये तो कहोगे ना ए फॉर एप्पल, और क्या पढ़ोगे? यही पढ़े बचपन से आज तक याद है। अब क्या पढ़िए? ए फॉर आम। चले तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, नींद आ रही है ना? वो पीछे देखो मुआ कर रही है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है? ए क्यूब। अब देखो ये आया कैसे, मुझे यही निकालना है, ठीक है? इसका प्रूफ करना है। टी को हिंदी में क्या कहते हैं? लगे हाथ ये भी बता दो।
क्या कहते हैं बताओ? टी को हिंदी में क्या कहते हैं? परिक्रमण, यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय। जी वेरी गुड। कहां एक चक्कर कौन लगा रहा था? किसका चक्कर लगा रहे थे? सूर्य। कौन लगा रहा था चक्कर? प्लैनेट, कोई ग्रह मेरा, ठीक है ना? चक्कर लगाने दो। एक चक्कर लगाने में लगा समय परिक्रमण काल है, उसको अपन लोगों ने किससे लिखा है? अब आओ देखो यहां पे, समझो, बिंदास आएगा। अगर मैं निकालूं यहां पे परिक्रमण काल, चलो मैं डायरेक्ट निकालता हूं परिक्रमण काल, इसके बराबर क्या हो सकता है? तो यहां पर जो ये चाल थी, इस चाल को हम लोगों ने लिखा था क्षेत्रफलीय चाल। अच्छा सामान्य चीज बताओ, भूल जाओ, सब भूल जाओ जो बोला मैंने। चाल बराबर क्या होता है ये बताओ बस। ये पढ़ा है ना? तो बताओ समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। ये पढ़ा है कि नहीं? यहां मैं रफ में लिख दे रहा हूं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो क्या निकालना है बच्चा? हाँ ठीक तो लिख दिया, पूरा लिख दिया डायरेक्ट। समय बराबर दूरी बटा या चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या मैंने यहां पे चाल निकाला है? नहीं निकाला। क्या मुझे यहां दूरी पता है? मुझे एक चीज पता है, क्षेत्रफल। क्या पता है? तभी निकाला था क्षेत्रफली चाल, याद है? तो इसका मतलब अगर मैं परिक्रमण काल निकालूं और मैं दूरी के बदले क्षेत्रफल ले लूं, वो भी किसका? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा क्या है? क्या है? पूरा सूर्य है। वाह भैया वाह, कहां हैं आप? उठ गए सो के? इतना बार बार। अब ध्यान दीजिए, सब छोड़िए। अब मैं पहले अपने आप को लगता था कि बड़ा बदतमीज हूं, मैं सोचता था, हाँ हूं भी शायद लेकिन मैं ये मानता हूं कि हाँ मैं तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक से आपसे हाँ नहीं कहलवा लेता। मैं जब वीडियो में देखता हूं तो मैं एक एक शब्द लिखने के बाद मैं तुमसे 4-5 बार पूछता हूं, आया? ठीक है, चले आगे, ठीक है, आया? और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा और आप नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जो पूरा बना है ये सूर्य है, इसका मतलब सोचिए आपका दिमाग कहां है। और कल को आप बताएंगे कि टीचर खराब है, समझाता नहीं है। अब कैसे समझाएं साहब आपको कि ये सूर्य नहीं इडली डोसा बना है ना? आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बने ही हैं किस चीज के लिए? काहे कहें दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। हम कहेंगे नहीं, डाट 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 डाट, रिक्त स्थान की पूर्ति तुम लोग कर लो। कर लिए ना? टैलेंटेड हो तुम लोग। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये हमने दूरी के बदले लिखा, तो दूरी के बदले क्षेत्रफल लेंगे, तो तुम अपने से बताओ, अकल और नकल लगा के चाल के बदले क्या लेंगे? क्षेत्रफलीय चाल। बस यही सुनना चाहता था मैं। तो चाल के बदले हमने लिख लिया क्षेत्रफलीय चाल। वेरी गुड, समझ आ गया सबको? क्षेत्रफलीय चाल। ये आकार कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। अभी पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन। दिवाली की छुट्टी में मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, पूरा इंटीग्रेशन एक बार में, तुम लोग भी देख लेना, ठीक है? तो छोटी क्लास रहेगी, जितना काम का एग्जाम का है सिर्फ उतना पढ़ाएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एरिया पाई ए बी होता है। कैसे होता है जाने दो, जैसे तुमने याद कर लिया था बचपन में मुझसे मिलने से पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, याद किया था ना? yes, मैंने प्रूफ कराया है। ऐसे ना देखिए मुझे, मैंने कराया है हाई स्कूल में, प्रैक्टिकल करवा के मैंने एक वृत्त बना के कैंची से काट कूट के दिखा के बनाया था। ऐसे लगा लगा आयत बना दिया था, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल निकाल दिया था, याद है? भूल जाइए भैया, जब आप हमें भूल गए हैं तो वो बड़ी बात है। पहचानते हैं, हम ही पढ़ाए थे तुमको हाई स्कूल। आधे हंस रहे हैं, क्या हुआ? नहीं याद आया? चलिए कोई बात नहीं। क्या लिखा है? दीर्घ वृत्त का क्या होता है? इंटीग्रेशन से इसको निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफली चाल आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं, तो इसका मान पाई ए बी, परिक्रमण काल को टी से, क्षेत्रफलीय चाल। हाँ जी बताइए, क्षेत्रफलीय चाल। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं कैसे बोलते यार। अभी मैंने यह लपान 2m पढ़ाया था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? yes, ये प्रूफ किया, ढंग से मिटा नहीं। अगर अंदर घूर घूर के देखोगे बोर्ड में भी दिख रहा होगा कि क्षेत्रफलीय चाल बराबर या लपान 2m, पढ़ा था ना? yes,
डी ए अपान डी टी बराबर यल अपान 2m बराबर क्या लिखा था? कांस्टेंट। ये तो हमारे केपलर का चौथा नियम था, है कि नहीं? अच्छा, चौथा नियम था। कैसा नियम था? तीसरा था ना? हाँ, दूसरा था। ठीक है, गजब हो यार तुम सबके सब। टी बराबर इसके बराबर है, भेजो भाई साहब को ऊपर। ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई यम, 2 पाई यम ए बी और बटा यहां क्या लिखा है? यल। हमने क्या किया? टी स्क्वायर बराबर मैंने इसका वर्ग कर दिया, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान यल स्क्वायर। यल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता दे जाने? कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग, नाभिलंब एल बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए। एल बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। क्या याद रखेंगे आप सब लोग? याद रखेंगे? किसी भी दीर्घ वृत्त के नाभिलंब की लंबाई एल बराबर बी स्क्वायर बाई ए। ये सच में 11 का पार्ट है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी दिमाग में रख लो। यहां से हमने तुमको सिर्फ मात्र 3 चीजें बताई हैं एक्स्ट्रा। पहला मैंने बताया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, वो क्या होता है? क्या होता है? पाई ए बी होता है। नाभिलंब की लंबाई एल बराबर बी स्क्वायर बाई ए, ये मैंने बताया। एक बताया मैंने दीर्घ अक्ष को 2a से और लघु अक्ष को 2b से लिखते हैं, पर ये बदल भी सकता है। इतने बताया ना? इस चैप्टर के बाहर की इतनी छोटी जानकारी दिमाग में रखिएगा, बस और कुछ नहीं। अब आप बताओ हमें, क्या मैं बी स्क्वायर बराबर यल इंटू ए लिख सकता हूं? यल क्या है, कोई बता दे जाने? नाभिलंब की लंबाई। किसकी लंबाई? तो टी स्क्वायर इक्वल टू अपने को मिला 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर के बदले यल गुणे ए, और बटे यहां क्या लिखा है? यल स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर यल और बटे एल स्क्वायर। क्या ये एक यल से ये एक यल कट जाएगा? काहे कट जाएगा यार? ये स्मॉल यल है, कैपिटल यल है। पहली बात तो ये नाभिलंब है और ये क्या है? कोणीय संवेग। सोते सोते रहते हो तुम सबके सब। और बगल में ये ए स्क्वायर और ये ए, क्या बनेगा? ए क्यूब बनेगा ना? यहां ए क्यूब बना। अब ध्यान से देखो, 4 गिनती है, पाई गिनती है, कांस्टेंट है यार। यम कांस्टेंट है, यल कांस्टेंट है, यल कांस्टेंट है। ये सब पूरा कांस्टेंट है ना? एक कांस्टेंट नहीं बदल सकता है घूमने पे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। मैंने हटाया और प्रोपोर्शनल टू लिखा ए क्यूब। ध्यान से देखो क्या दिखा? केपलर का तृतीय नियम दिखा ना? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। परिक्रमा काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के क्या है? अनुक्रमा अनुपाती। याद हो गया? अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको हल कर देते हैं। कहेंगे टी स्क्वायर बराबर, इसको पूरे के बदले के लिखो और यहां पर लिखो ए क्यूब। और अब वो बोलेंगे कि मान लो कोई ग्रह ऐसा था जब दीर्घ अक्ष की लंबाई a1 थी, तो परिक्रमण काल उसका कितना था? t1। क्या था? t1। कोई दूसरा ग्रह है जिसके अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई a2 है, तो उसका परिक्रमण काल कितना है? t2। ऐसे अगर तीसरा होता तो t3 a3, चौथा होता t4। हाँ ना? ऐसे कई कर सकते थे। उन्होंने कहा समीकरण नंबर 1 और 2 का आपस में भाग करो तो t1 का स्क्वायर बटे t2 का स्क्वायर बराबर है के a1 का क्यूब बटे के a2 का क्यूब और के से के, तो आया t1 अपान t2 का होल स्क्वायर बराबर a1 अपान a2 का होल क्यूब। समझे ना? अब काम पढ़ने पे अगर 2 ग्रहों के परिक्रमण काल दे दे और एक की अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई दे दे, तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं कि नहीं? या कोई एक ग्रह जो बहुत नजदीक है उसका परिक्रमण काल हमें मालूम है, उसका हमें अर्ध दीर्घ अक्ष मालूम है, और दूसरा जो बहुत दूर है उसका अर्ध दीर्घ अक्ष हमें मालूम है, तो हमें ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कितने समय में चक्कर लगाएगा। इसी फार्मूले में रखेंगे और हमें मालूम चल जाएगा फटाक से।
लाभ क्या हुआ समझे? नहीं, हमें इतने साल तक बैठ के इंतजार करना पड़ता कि यहां से चला और दोबारा कब लौट के आया, मान चला 200 साल बाद, जो देखने बैठा था उसकी तो हड्डी भी नहीं बचेगी। तो इसी फार्मूले में रखेंगे और हमें फटाक से मालूम चल जाएगा कि ये वाला कितने समय में क्या लगाएगा चक्कर। तो आज तुरंत हमें हर ग्रह के बारे में जानकारी कैसे मिल रही है? इन्हीं फार्मूलों से मिल जा रही है। तुरंत रखते हैं और फटाक से मालूम चल जाता है कि अच्छा ऐसे। पहले बताओ समझ में आया? सबको आया? फटाक से पाइए, लिखिए, स्पीड में लिखिए। अभी एक नियम और है। तो यहां से जानकारी आपको एक और मिली है कि जिसके लिए ए का मान जितना ज्यादा होगा उसके लिए परिक्रमण काल का मान उतना ज्यादा होगा। इसीलिए प्लूटो का बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्लूटो बहुत दूर है। सौरमंडल में हमारे सबसे लास्ट में, पूरे सबसे आखिरी में प्लूटो था। और कल मैंने कोड भी बताया था, नेवे पर मंगल विस यूने पिया, तो वहां पे पी से प्लूटो था। जहां भी अगर आपको कब कंफ्यूजन लगे, ना समझ में आए, आप तुरंत हमसे पूछिएगा। आरबी यादव वाले बाकी जो वाक्य हो, ये क्या हो गया? पेपर लीक हो जाएगा इस तो वीडियो में सब तो आ जाएगा। कौन स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हैं? नाम निकल गया मेरे मुंह से भाई। जो बच्चे बैठे देर हो रही, छोड़ दें कि पढ़ाएं, हेडिंग और लिखा दें। कल से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी अगली क्लास से, क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी। छुट्टी के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो आपका टाइम हम कहेंगे क्या, आपने कह दिया है, 1 महीने के लिए आपका समय बदल देंगे। उसके बाद फिर आपका समय एकदम आरामदायक स्थिति में आ जाएगा। डरिए मत, है ना? बस अफसोस ये कि समय हद से ज्यादा कम मिल रहा है पढ़ने के लिए, है ना? कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ आपकी हैं। बोले हेडिंग। आप लोग क्या कहते हैं बताइए? छोड़ दें? हाँ, हेडिंग लिखिए, छोड़ रहे हैं। मेरा तो मन नहीं कहता छोड़ने का, लेकिन अब क्या करें, ये तो आप लोग विवश कर देते हैं हमें। इसका मतलब अच्छा पढ़ाते नहीं हम। अगर आपको क्लास से छोड़ के जाने का मन कहता है, इसका मतलब तो यही हुआ फिर किसका मतलब भाई टीचर दमदार नहीं है। अब ऑडियंस कब जाती है भाग के? जब आपके अंदर दम ना हो तो ऑडियंस भाग जाएगी ना। अगर कोई अच्छी मूवी देखने जाइए और अगर अच्छी मूवी है, ये जान लीजिए कि लोग टॉयलेट करने नहीं जाते उठ के, लगता है अरे यार कंप्लीट करो, उठ के जाएंगे छूट जाएगी, है ना? और पता चला कि हाँ आप लोग उधर से नारा लगा रहे हैं छोड़ो छोड़ो, जाना है, इसका मतलब ये तौहीन ही है मास्टर की। क्या समझा जाए इसे? एक कह रहा ना छोड़ा जाए, जा ना जा बाप यही रहा। है ना? नहीं भाई, हेडिंग लिख छोड़ देंगे, तेरी चिंता हमें है। देखो, कैपलर के नियम से, कैपलर के नियम से, कैपलर के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष, कैपलर के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष। हेडिंग इसलिए डलवा दिया कि जिससे आपको याद रहे कि क्या करना है, क्या पढ़ाना है आगे। बस करिए, अच्छा बंद कर लीजिए कॉपी आप लोग, और कल आप लोग प्रयास करिएगा थोड़ा और पहले आने का।
ठीक है ना। बहुत सारे लोग हमारे पढ़ाने के बाद आना चालू करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज कर लीजिएगा इसे, और जो समझ में ना आए हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट, आप रख जाइए आप लोग।